हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलो आज इसी दिन इस पीएसयू को खत्म करेंगे। 3 घंटे 4 घंटे की लेक्चर जाएगी मेरी। आज दो दो वीडियो करके मैं बना दूंगा, बट मेरा टारगेट है कि आज मैं इस पीएसयू को क्या करूँ, खत्म कर दूं। चलो, अब आज जो पीएसयू पढ़ने वाले हैं ना, अगर मैं बोलूँ ना कि इस पीएसयू चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये आज है। इसको आप कितने स्टार लगा देना, 5 स्टार। सर अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, सर कितने क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, हमारा बात आता है कितने क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो हम देखते हैं। तो अब जो टॉपिक आने वाला है ना, उससे एग्जाम में अप्रॉक्स नहीं भी तो कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और आरटीपी एनटीपी में कितना घूमता है ये क्वेश्चन। मतलब इस चैप्टर का सबसे हाईली टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक माने तो यही है। अब स्टार्ट करने वाले हैं। सर क्या बोलो, किस टॉपिक वाले बात कर रहे हैं, बहुत इंतजार हो रहा है इस टॉपिक का। देखो आप लोग पढ़े भी होंगे, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। सर अब पहली बात आता है, आप याद रखना, देखो स्टेप बाय चलते हैं। इसका एक है ना, इसका एक बेंचमार्क, इसका मान लो एक ना फ्रेमवर्क बना हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है ना, एक फ्रेमवर्क में बना हुआ है। इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ पॉइंट्स आने, क्या क्या आने वो देखेंगे। बट ये जो याद रखना, आपको पीएसयू में कुछ पढ़ के जाओ ना जाओ, सारे पीएसयू समझ लेना, इसको याद करके जाना, इसमें जो भी लिखा हुआ है। तो हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं बोलता हूँ, मैं पास बैंक क्वेश्चन है सबके एक्सप्रेस बता रहा हूँ, हाईली इंपॉर्टेंट है ये। चलो क्या बोला, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपके मैं पूछूंगा, और गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है। तो मैंने कल बताया भी था, बस चेंज याद रखना, पेड अप शेयर का वोटिंग पावर कर दिया, 51% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। कौन होल्ड करती है वोटिंग पावर, सीजी या एसजी, ना कि कोई गवर्नमेंट कंपनी। सीजी एसजी मिलकर, ठीक है। तो थोड़ा फोन आ गया था, चलो आगे करते हैं। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज पढ़ रहा था। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए गवर्नमेंट कंपनीज होती कौन है। जब गवर्नमेंट कंपनीज पता चल गया, तब इसका क्या है ना, फ्रेमवर्क सेट है आंसर का। इसका आंसर कैसे जाएगा बताता हूं सबसे पहले मैं। देखो सबसे पहले याद रखना, ये आंसर का पार्ट होने वाला सर। ठीक है, कि सबसे पहले हम जानेंगे क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। देखो इसका आंसर फिक्स्ड है, जैसा लिखवाऊंगा वैसा ही आंसर इसका लिखना है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑन ऑडिटर। मतलब सबसे पहले कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय C&AG। ठीक है, देखो हाँ, एक रिक्वेस्ट 2-3 लोगों को आ रहे थे कि सर आप नोट्स को ना इस पे लेके पढ़ना चालू कर दो। हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट चैप्टर से यही करूंगा। अगर लग रहा है कि इसको मैं नोट्स को लेकर समझाना चालू कर दूं तो ठीक है, मैं ये करूंगा ही। अब जैसे चाहोगे मैं ऑडिट में वैसे पढ़ा दूंगा। लॉ के लिए तो मैं तो फिक्स, तो मैं रिटन लेके पढ़ाऊंगा। लॉ में तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाऊंगा। हाँ ऑडिट में जैसे बोलोगे वैसे कर दूंगा मैं। तो नेक्स्ट चैप्टर से जो मेरा ऑटोमेटेड एनवायरमेंट होगा या पीएसयू होगा, उसमें मैं नोट्स लेके पढ़ा दूंगा। बट मेरा अंदाज है ना कि तो लिख के रिटेंशन पावर बढ़ती है हमारी। बट ठीक है, कोई नहीं, आगे से बताओगे मैं ऐसे कर दूंगा। तो ये चैप्टर बस ऐसा समझ लो, आज खत्म कर दूंगा पीएसयू। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से मैं नोट्स लेके पढ़ा दिया करूंगा, आपको जैसा सुटेबल लगेगा। ठीक है, चलो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो उसके है वो कौन अपॉइंट करता है, C&AG करता है। हमने पढ़ा था C&AG को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक लिंक बना के चलते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में हाईली इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू बनते हैं क्वेश्चन। आपको लगता है नहीं बनेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन ये बनेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू में और सुनना, ऑडिटर अपॉइंट बाय, ऑडिटर अपॉइंट करता है बाय C&AG। अब एक और एमसीक्यू से बनता है, रेम्युनरेशन कौन देता है ऑडिटर को। ठीक है, ऑडिटर को ये आता है एमसीक्यू के लिए, ये देता है। देखो अपॉइंटमेंट भले C&AG करता है, बट रेम्युनरेशन कौन देता है, कंपनी। ठीक है, तो ये एमसीक्यू याद रखना कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, C&AG का कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। रेम्युनरेशन कौन देगा ऑडिटर को, कंपनी देगा। रेम्युनरेशन तो कंपनी देगा। चलो अब यहां से मैं लिखवाता हूं मेन, यहां से ये तो मैं थोड़ा तो समझ गया। अब यहां से लिखवाता हूं और बात इसी चल रहा है, ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में ही चल रहे हैं। C&AG may direct the appointed auditor। C&AG क्या करेगा, C&AG देखो, C&AG यहां बैठा है, ये नीचे ऑडिटर को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि भाई देखो तुम्हें गवर्नमेंट कंपनी में ऐसे 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 ऑडिट करना है। तो डायरेक्ट द अपॉइंटेड ऑडिटर। ठीक है,
अपॉइंटेड ऑडिटर का करेगा, डायरेक्ट करेगा, तो कैसे करना है, तुम पहले रेवेन्यू चेक करो, तुम पहले सेल्स चेक करो, तुम पहले परचेज चेक करो। तो कौन कौन दे रहा है? सीएजी डायरेक्ट कर रहा है, बता रहा है कि देखो तुमको इस जोन में, इस स्कोप में ऐसे काम करना है। किसको? ऑडिटर को, जो सीएजी अपॉइंट किया था। तो ये सब वर्डिंग आनी चाहिए, डायरेक्ट करता है सीएनडीजी ऑडिटर को। डायरेक्ट अपॉइंटेड ऑडिटर ऑन विच द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। आप मेरे साथ है ना नोट्स बनाते चलो, क्योंकि मैं ऑडिट के नोट्स शायद हो सके तो थोड़ा लेट प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉ के नोट्स में लगा हुआ हूं। ठीक है, तो ठीक है, ऑन विच द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी ऑडिट। मैं सिंपल बोला, पहला पॉइंट आना चाहिए कि सीएनएजी जो होता है ना, वो कठपुतली बना रहा है ऑडिटर को। ऑडिटर देखो तुम्हें ऐसे ऐसे क्या करना है, ऑडिट करना है। किसकी ऑडिट करना है? गवर्नमेंट कंपनी की, जिसकी ऑडिट होनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनी के सारे अकाउंट्स को क्या करना है? ऑडिट करना है। कौन डायरेक्ट देगा? सीएडी डायरेक्ट करेगा। किसको करेगा? ऑडिटर को। चलो ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। एंड देन ऑडिटर क्या करेगा? shall submit a report to CNAG। तो ये सारी देखो, ये एक ना फ्रेमवर्क बना हुआ आंसर का। सीएजी ने डायरेक्ट ऑडिटर को, ऑडिटर कैसे ऑडिट करना है, फिर ऑडिटर क्या करेगा? ऑब्वियस बात है, रिपोर्ट देगा। किसको देगा? सीएनएजी को देगा। अभी अब सुनो, अब यहां से आता है थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज। अब रिपोर्ट तो चला गया, अब देन देखो, अब देन होता है ना, अब देन होगा। देखो दो पॉइंट है, अब आएगा। अब सुनो, सीएनएजी बता रहा हूं, रिपोर्ट पढ़ेगा एंड दो डायरेक्शन या मान लो ऑर्डर और देगा। ये याद रखना, ठीक है। क्या देगा? दो डायरेक्शन ऑर्डर। पहला आता है सप्लीमेंट्री ऑडिट। यार तुम ऐसा फ्रेमवर्क आंसर लिख दोगे ना सारा कुछ, तो 5 नंबर क्वेश्चन यहां से एग्जाम में हर बार आता है। मतलब मोस्टली पीएसयू से देखा है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आप क्वेश्चन में उठा के किसी का देख लेना ये। तो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट का ऑर्डर देगा। कौन देगा? सीएनडी। तो एक फ्रेमवर्क बना दो। सीएनडी ने क्या किया? ऑडिटर को अपॉइंट किया। ऑडिटर ने क्या किया? और सीएनडी ने ऑडिटर अपॉइंट किया। फिर सीएनडी ने क्या किया? ऑडिटर को बोला कि देखो ऐसे ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होना है गवर्नमेंट कंपनी के। फिर ऑडिटर ने क्या किया? रिपोर्ट दिया सीएनडी को। अब सीएनडी रिपोर्ट पढ़ रहा है, और पढ़ते हुए सीएनडी क्या दे रहा है? दो ऑर्डर और दे रहा है। पहला ऑर्डर दे रहा है सप्लीमेंट्री ऑडिट का। तो सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है? सुनो, सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है? सुनो, सीएनडीजी, ठीक है, ऑफ इंडिया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, याद रखना। सेल, सेल मैंडेटरी है, सेल विद इन, ये याद रखना, विद इन 60 डेज। बड़े से लिखवा रहा हूं, ये भूलना मत। ये सब की पॉइंट्स है यार। ऑडिट में कुछ नहीं चाहता एग्जामिनर, आपको चाहता है कि आप जो की पॉइंट्स लिख रहे हो ना, वो सारे की पॉइंट्स हाईलाइट करके आना। या देखो इतना नहीं पड़ेगा सीएनडी, वो देखेगा हाँ इसने 60 डेज लिखा है, नहीं लिखा, सेल लिखा है, नहीं लिखा, मे नहीं लिखा, सेल। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। सीएनडी क्या करना है? 60 डेज। 60 डेज कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब कौन सी ऑडिट रिपोर्ट? जो हमने पीछे देखा ना कि ऑडिटर का काम होता है ऑडिट रिपोर्ट देना। मान लो याद देखो, यहां पे ऑडिटर अपॉइंट हुआ, यहां पे ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दिया, ठीक है, रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट पेज में दिया ऐसे करके 1 अक्टूबर को। तो 60 डेज मतलब ऑडिटर रिपोर्ट दे दिया। किसको? सीएनडी को रिपोर्ट देगा ऑडिटर। यहां से 60 डेज मतलब मान लो 30 नवंबर, मान लो 30 नवंबर तक, विथ इन मतलब 30 नवंबर तक सीएनडी क्या करेगा? एक सप्लीमेंट्री ऑडिट का डायरेक्शन देगा। लेकिन मैंडेटरी 60 डेज का देना चाहिए यहां से रिपोर्ट रिसीव हो, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये सब लाइन आनी चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। चलो परफेक्ट। क्या देगा? हैव राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है? मान लो सीएनडी पर जो रिपोर्ट आया ना, उसमें कुछ चीजें थी जो इनकम्प्लीट थी, या चीजें जो थी वो सही से नहीं थी, या मिसिंग था। तो सीएनडी क्या चाहता है? एक सप्लीमेंट्री ऑडिट चाहता है। बोला हाँ ठीक है, एक एडिशनल ऑडिट और कर दो। लिंक कब ऑर्डर होगा? 60 डेज में। 60 डेज कब से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पीएसयू चैप्टर का। फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में सीएनडी ऑर्डर देगा कि कंडक्ट करो क्या? इसका सप्लीमेंट्री ऑडिट करो गवर्नमेंट कंपनी का। अभी इसी को आगे चल रहा है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ सप्लीमेंट्री ऑडिट वाला, ठीक है। सो
C&AG may authorize person in required to acquire एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, सीएनडीजी सप्लीमेंट्री ऑडिट कब देगा, जब उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन पता लगाने की कोई पर्सन को ऑथराइज कर सकता है, चाहे वो सेम ऑडिटर हो या मान लो कोई नया ऑडिटर को कर सकता है। 60 डेज के अंदर सीएजी ऑथराइज कर सकता है। सपोज मानो ना वो ऑडिटर था इंडायरेक्ट टैक्सेशन का जो चेक कर रहा था, ठीक है, मतलब स्पेशलिस्ट था, बट बाद में पता चला इसमें डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा गड़बड़ है, तो सीएनडीजी एक डायरेक्ट टैक्स का ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है और 60 डेज में जो फर्स्ट ऑडिट रिपोर्ट आया था ना, उसके 60 डेज में सप्लीमेंट्री ऑडिट का डायरेक्शन दे सकता है उस पर्सन को कि देखो मेरे पास है ना इस चीज के एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सीएजी बोल रहा है कि मुझे दो ये लाके। ठीक है, अब सुनो, इसी में चल रहा है। अब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री ऑडिट आया, उसकी भी रिपोर्ट आई, अब सीएनडी क्या कमेंट देगा, मान लो सप्लीमेंट्री ऑडिट का भी रिपोर्ट आया, ये भी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, सो एडिशनल इंफॉर्मेशन सीएडी को मिल गया, अब सीएडी क्या देगा, कमेंट देगा। एनी कमेंट गिवन बाय C&AG on any supplementary report ठीक है, shall be मैंडेटरी क्या करना है, shall be sent to every person। देखो ये पढ़ लो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। shall be sent to every person who is entitled to receive, या मान लो who is entitled to receive कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, जो बताता हूं, इसको समझाता हूं। ठीक है, एंड ऑल्सो प्लेस इन एजीएम एंड ऑल्सो प्लेस इन एजीएम, समझ जाओ। चलो ठीक है, देखो चलो एक मैं सीक्वेंस पे समझाता हूं, बहुत दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए। सीएनडीजी आया, ऑडिटर अपॉइंट किया, ऑडिटर को डायरेक्शन दिया सीएनडीजी को ऐसे ऑडिट करना है। ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया सीएनडीजी को। सीएनडीजी को लगा कि यार कुछ चीजें मिसिंग है, कुछ चीजें इनएडुकेट है। सीएनडीजी ने 60 डेज के अंदर, जो ऑडिट रिपोर्ट आया था 60 डेज के अंदर, वॉल्यूम कम हो जाते जो क्योंकि हॉल में बैठा हूं गुजरावार, चलो 60 डेज के अंदर एक सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट का डायरेक्शन देगा। सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट क्या हुआ, जब इनएडुकेट इंफॉर्मेशन आता है ऑडिट रिपोर्ट में, चाहे वो किसी स्पेशलिस्ट को अपॉइंट कर सकता है, सीए को अपॉइंट कर सकता है, 60 डेज में का एडिशनल सप्लीमेंट्री ऑडिट। अब उस सप्लीमेंट्री ऑडिट पे क्या हुआ, सीएडीजी ने कमेंट पास किया कि हाँ सप्लीमेंट्री ऑडिट में पता चला कि सीएडीजी बोला कि हाँ ऑल ओके, बट ये भी गलत लग रहा है, ऐसा कुछ बोला सीएडीजी ने। तो वो कमेंट भी है ना, हर पर्सन को मिलेगा जो कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव करने के इंटाइटल्ड है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ तुम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजोगे शेयर होल्डर्स को, अगर कोई कमेंट भी है ना सीएनडीजी का, तो तुम्हें वो भी भेजना होगा हर शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो हमने देखा कि दो चीजों का ऑर्डर आता है, एक चीज में पढ़ लिया क्या, सप्लीमेंट्री ऑडिट का ऑर्डर आता है, ये आना। अब दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज होता है टेस्ट ऑडिट। तो ये दो वर्ड आपको लिख देना, पे कसम बता रहा हूं 5 में से 4.5 नंबर 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये पूरा अच्छा फ्रेमवर्क हुआ आंसर का। टेस्ट ऑडिट की क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि व्हाट आर रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट कंपनी, या गवर्नमेंट कंपनी कुछ सिनेरियो बना देगा, बोलेगा कैसे 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 कैसे, या मान लो एबीसीडी पॉइंट कर देगा, कुछ बोलेगा कितने दिन के अंदर आपको सप्लीमेंट्री ऑडिट का ऑर्डर देना पड़ता है, टेस्ट ऑडिट क्या होता है, कुछ सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है। ठीक है, टेस्ट ऑडिट क्या होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। अंडर सेक्शन 143(7) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 C&AG shall initiate टेस्ट ऑडिट। यहाँ पे रफ इंटरप्रिटेशन है कि यहाँ पे C&AG खुद मैदान में उतरता है और टेस्ट ऑडिट करता है, जैसे हमने ना फिजिकल वेरिफिकेशन में टेस्ट काउंट करते हैं, यहाँ पे C&AG खुद आके टेस्ट ऑडिट करता है, मतलब खुद आके यहाँ पे खुद वहां पे क्या दिया, सप्लीमेंट्री ऑर्डर। सीएनडी किसी को पर्सन को ऑथोराइज करता था, अपॉइंट करता था, यहाँ पे सीएनडी खुद आके खुद आके टेस्ट कंडक्ट करता है कि हाँ सही है कि नहीं है सब। इनिशिएट टेस्ट ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये आपका गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट हुआ खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे अंदाज से सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का यही है। ठीक है, एमसीक्यू में अपना ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है, ऑडिटर अपॉइंट करता है बाय C&AG। और एमसीक्यू से बनता है रेम्युनरेशन कौन देता है, ऑडिटर को। ठीक है, ऑडिटर को ये आता है एमसीक्यू के लिए, ये देता, देखो अपॉइंटमेंट भले सीएनडी करता है बट रेम्युनरेशन कौन देता है, कंपनी।
ठीक है। तो ये एमसीक्यू याद रखना कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, सीएनडीजी। सीएनडी का कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। रेमुनरेशन कौन देगा ऑडिटर को, कंपनी देगा। रेमुनरेशन तो कंपनी देगा। चलो अब यहां से मैं लिखवाता हूं मेन, यहां से ये तो मैं थोड़ा समझ गया। अब यहां से लिखवाता हूं और बात इसी चल रहा है, ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में चल रहा है। सीएनएजी में डायरेक्ट द अपॉइंटेड ऑडिटर। सीएनडीजी क्या करेगा, सीएनडीजी देखो, सीएनडीजी यहां बैठा है, ये नीचे ऑडिटर को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि भाई देखो तुम्हें गवर्नमेंट कंपनी में ऐसे 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 ऑडिट करना है। तो डायरेक्ट द अपॉइंटेड ऑडिटर, ठीक है। अपॉइंटेड ऑडिटर का करेगा, डायरेक्ट करेगा देखो कैसे करना है। तुम पहले रेवेन्यू चेक करो, तुम पहले सेल्स चेक करो, तुम पहले परचेज चेक करो। तो कौन कौन दे रहा है, सीएजी डायरेक्ट कर रहा है, बता रहा है कि देखो तुमको इस जोन में इस स्कोप में ऐसे काम करना है। किसको, ऑडिटर को, जो सीएजी अपॉइंट किया था। तो ये सब वर्डिंग आनी चाहिए, डायरेक्ट करता है सीएनडीजी ऑडिटर को। डायरेक्ट अपॉइंटेड ऑडिटर ऑन विच द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। आप मेरे साथ है ना नोट्स बनाते चलो, क्योंकि मैं ऑडिट के नोट्स शायद हो सके तो थोड़ा लेट प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉ के नोट्स में लगा हुआ हूं। ठीक है, तो ठीक है। ऑन विच द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी ऑडिट। मैं सिंपल बोला, पहला पॉइंट आना चाहिए कि सीएनएजी जो होता है ना, वो कठपुतली बना रहा है ऑडिटर को। ऑडिटर देखो तुम्हें ऐसे ऐसे क्या करना है, ऑडिट करना है। किसकी ऑडिट करना है, गवर्नमेंट कंपनी की, जिसकी ऑडिट होनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनी के सारे अकाउंट्स को क्या करना है, ऑडिट करना है। कौन डायरेक्ट देगा, सीएजी डायरेक्ट करेगा। किसको करेगा, ऑडिटर को। चलो ये तो आपने लिख दिया, ठीक है। एंड देन ऑडिटर क्या करेगा, shall submit a report to CNAG। तो ये सारी देखो, ये एक ना फ्रेमवर्क बना हुआ आंसर का। सीएजी ने डायरेक्ट ऑडिटर को, ऑडिटर कैसे ऑडिट करना है, फिर ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्वियस बात है रिपोर्ट देगा। किसको देगा, सीएनएजी को देगा। अभी अब सुनो, अब यहां से आता है थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज। अब रिपोर्ट तो चला गया, अब देन देखो, अब देन होता है ना, अब देन होगा। देखो दो पॉइंट है, अब आएगा। अब सुनो, सीएनएजी बता रहा हूं, रिपोर्ट पढ़ेगा एंड दो डायरेक्शन या मान लो ऑर्डर और देगा। ये याद रखना, ठीक है। क्या देगा दो डायरेक्शन ऑर्डर, पहला आता है सप्लीमेंट्री ऑडिट। यार तुम ऐसा फ्रेमवर्क आंसर लिख दोगे ना सारा कुछ, तो 5 नंबर क्वेश्चन यहां से एग्जाम में हर बार आता है। मतलब मोस्टली पीएसयू से देखा है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आप क्वेश्चन में उठा किसी का देख लेना ये। तो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट का ऑर्डर देगा, कौन देगा, सीएनडी। तो एक फ्रेमवर्क बना दो। सीएनडी ने क्या किया, ऑडिटर को अपॉइंट किया। ऑडिटर ने क्या किया, और सीएनडी ने ऑडिटर अपॉइंट किया। फिर सीएनडी ने क्या किया, ऑडिटर को बोला कि देखो ऐसे ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होना है गवर्नमेंट कंपनी के। फिर ऑडिटर ने क्या किया, रिपोर्ट दिया सीएनडी को। अब सीएनडी रिपोर्ट पढ़ रहा है, और पढ़ते हुए सीएनडी क्या दे रहा है, दो ऑर्डर और दे रहा है। पहला ऑर्डर दे रहा है सप्लीमेंट्री ऑडिट का। तो सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है, सुनो। सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है, सुनो। सीएनडीजी, ठीक है, ऑफ इंडिया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, याद रखना। सेल, सेल मैंडेटरी है, सेल विद इन, ये याद रखना, विद इन 60 डेज। बड़े से लिखवा रहा हूं, ये भूलना मत। ये सब की पॉइंट्स है यार। ऑडिट में कुछ नहीं चाहता एग्जामिनर, आपको चाहता है कि आप जो की पॉइंट्स लिख रहे हो ना, वो सारे की पॉइंट्स हाईलाइट करके आना। या देखो इतना नहीं पड़ेगा, सीएनडी वो देखेगा, हाँ इसने 60 डेज लिखा है, नहीं लिखा, सेल लिखा है, नहीं लिखा, मे नहीं लिखा, सेल। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। सीएनडी क्या करना है, 60 डेज। 60 डेज कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब कौन सी ऑडिट रिपोर्ट, जो हमने पीछे देखा ना कि ऑडिटर का काम होता है ऑडिट रिपोर्ट देना। मान लो याद देखो, यहां पे ऑडिटर अपॉइंट हुआ, यहां पे ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट दिया, ठीक है, रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट पेज में दिया ऐसे करके 1 अक्टूबर को। तो 60 डेज मतलब ऑडिटर रिपोर्ट दे दिया, किसको, सीएनडी को रिपोर्ट देगा ऑडिटर। यहां से 60 डेज मतलब मान लो 30 नवंबर, मान लो 30 नवंबर तक, विथ इन मतलब 30 नवंबर तक सीएनडी क्या करेगा, एक सप्लीमेंट्री ऑडिट का डायरेक्शन देगा। लेकिन मैंडेटरी 60 डेज का मतलब देना चाहिए, यहां से रिपोर्ट रिसीव हो, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये सब लाइन आनी चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। चलो परफेक्ट। क्या देगा, हैव राइट टू कंडक्ट a supplementary audit, a supplementary
ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है, मान लो सीएजी के पास जो रिपोर्ट आया ना उसमें कुछ चीजें थी जो इनकम्प्लीट थी या चीजें जो थी वो सही से नहीं थी या मिसिंग था, तो सीएजी क्या चाहता है, एक सप्लीमेंट्री ऑडिट चाहता है, बोला हाँ ठीक है एक एडिशनल ऑडिट और कर दो। लिंक कब ऑर्डर होगा, 60 डेज में। 60 डेज कब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पीएसयू चैप्टर का। फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी ऑर्डर देगा कि कंडक्ट करो क्या, इसका सप्लीमेंट्री ऑडिट करो गवर्नमेंट कंपनी का। अभी इसी को आगे चल रहा है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ सप्लीमेंट्री ऑडिट वाला। ठीक है, सो C&AG may authorize person in required to acquire additional information। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, सीएनडीजी सप्लीमेंट्री ऑडिट कब देगा, जब उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता लगाने के कोई पर्सन को ऑथराइज कर सकता है, चाहे वो सेम ऑडिटर हो या मान लो कोई नया ऑडिटर को कर सकता है। 60 डेज के अंदर सीएजी ऑथराइज कर सकता है। सपोज मानो ना वो ऑडिटर था इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो चेक कर रहा था, ठीक है, मतलब स्पेशलिस्ट था, बाद में पता चला इसमें डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा गड़बड़ है, तो सीएनडीजी एक डायरेक्ट टैक्स का ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है और 60 डेज में जो फर्स्ट ऑडिट रिपोर्ट आया था ना उसके 60 डेज में सप्लीमेंट्री ऑडिट का डायरेक्शन दे सकता है उस पर्सन को कि देखो मेरे पास है ना इस चीज के एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सीएजी बोल रहा है कि मुझे दो ये लाके। ठीक है, अब सुनो, इसी में चल रहा है। अब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री ऑडिट आया, उसके भी रिपोर्ट आई, अब सीएनडी क्या कमेंट देगा, मान लो सप्लीमेंट्री ऑडिट का भी रिपोर्ट आया, ये भी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन सीएनडी को मिल गया, अब सीएनडी क्या देगा, कमेंट देगा। तो एनी कमेंट गिवन बाय C&AG on any supplementary report ठीक है, shall be मैंडेटरी क्या करना है, shall be sent to every person। देखो ये पढ़ लो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। shall be sent to every person who is entitled to receive, या मान लो who is entitled to receive कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, जो बताता हूं, इसको समझाता हूं। ठीक है, एंड ऑल्सो प्लेस इन एजीएम एंड ऑल्सो प्लेस इन एजीएम, समझ जाओगे। चलो ठीक है, देखो चलो एक मैं सीक्वेंस पे समझाता हूं, बहुत दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए। सीएनडीजी आया, ऑडिटर अपॉइंट किया, ऑडिटर को डायरेक्शन दिया सीएनडीजी को ऐसे ऑडिट करना है, ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया सीएनडीजी को। सीएनडीजी को लगा कि यार कुछ चीजें मिसिंग है, कुछ चीजें इनएडुकेट है। सीएनडीजी ने 60 डेज के अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट आएगा ना, 60 डेज के अंदर, वॉल्यूम कम हो जाते जो क्योंकि हॉल में बैठा हूं गुजरावाज, चलो 60 डेज के अंदर एक सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट का डायरेक्शन देगा। सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट क्या हुआ, जब इनएडुकेट इंफॉर्मेशन आता है ऑडिट रिपोर्ट में, चाहे वो किसी स्पेशलिस्ट को अपॉइंट कर सकता है, सीए को अपॉइंट कर सकता है, 60 डेज में का एडिशनल सप्लीमेंट्री ऑडिट। अब उस सप्लीमेंट्री ऑडिट पे क्या हुआ, सीएडीजी ने कमेंट पास किया कि हाँ सप्लीमेंट्री ऑडिट में पता चला कि सीएडीजी बोला कि हाँ ऑल ओके, बट ये भी गलत लग रहा है, ऐसा कुछ बोला सीएडीजी ने। तो वो कमेंट भी है ना हर पर्सन को मिलेगा जो कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव करने के एंटाइटल्ड है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ तुम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजोगे शेयर होल्डर्स को, अगर कोई कमेंट भी है ना सीएनडीजी का तो तुम्हें वो भी भेजना होगा हर शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो हमने देखा कि दो चीजों का ऑर्डर आता है, एक चीज में पढ़ लिया क्या, सप्लीमेंट्री ऑडिट का ऑर्डर आता है, ये आना। अब दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज होता है टेस्ट ऑडिट। तो ये दो वर्ड आपको लिख देना, आप कसम बता रहा हूं 5 में से 4.5 नंबर 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये पूरा अच्छा फ्रेमवर्क हुआ आंसर का। टेस्ट ऑडिट की क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि व्हाट आर रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट कंपनी, या गवर्नमेंट कंपनी कुछ सिनेरियो बना देगा, बोलेगा कैसे 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 कैसे, या मान लो ABCD पॉइंट कर देगा, कुछ बोलेगा कितने दिन के अंदर आपको ऑडिट सप्लीमेंट्री ऑडिट का ऑर्डर देना पड़ता है, टेस्ट ऑडिट क्या होता है, सब कुछ सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है। ठीक है, टेस्ट ऑडिट क्या होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। अंडर सेक्शन 143(7) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 C&AG shall initiate टेस्ट ऑडिट। यहाँ पे रफ इंटरप्रिटेशन है कि यहाँ पे C&AG खुद मैदान में उतरता है और टेस्ट ऑडिट करता है, जैसे हमने ना फिजिकल वेरिफिकेशन में टेस्ट काउंट करते हैं, यहाँ पे C&AG खुद आके टेस्ट ऑडिट करता है, मतलब खुद आके यहाँ पे खुद वहां पे क्या दिया सप्लीमेंट्री ऑर्डर, सीएनडी किसी को पर्सन को ऑथराइज करता था, अपॉइंट करता था, यहाँ पे सीएनडीजी खुद आके
खुद आके टेस्ट कंडक्ट करता है कि हाँ सही है कि नहीं है सब। तो इनिशिएट्स टेस्ट ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये आपका गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट हुआ खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे अंदाज से सबसे इंपॉर्टेंट इस। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी चेक कर लिया। अब कुछ नहीं है, अब एक एक ऑडिट को उठाना है। जो हमने स्टार्टिंग बेंचमार्क फ्रेमवर्क बनाया था बस उसको उठाएंगे। उसमें हमारा फर्स्ट नंबर आएगा फाइनेंशियल ऑडिट। ये थोड़ा छोटा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट फाइनेंशियल ऑडिट देखते चलेंगे हम। सर फाइनेंशियल ऑडिट होता क्या है? देखो बचपन से ज्यादा यही पढ़ेंगे यार। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन, ठीक है, सिंपल समझो। जब सुनो ऐसा नहीं करो, एक काम करो, ठीक है सुनो। इसका मतलब ऑडिट मींस एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें मोस्टली देखो फाइनेंशियल ऑडिट में सबसे मोस्टली कहां फोकस होता है हमारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब पे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, वो ओपिनियन देते हैं अपना, फाइनेंशियल चेक करके एविडेंस पता लगा के एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether financial statement are free from material misstatement or not, and represent material misstatement or not and represent true and fair view। देखो सिंपल, देखो फाइनेंशियल ऑडिट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मेरा बहुत लेस चांसेस है कि फाइनेंशियल ऑडिट से पीएससी में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने का मेरे को लगता है कोई चांसेस नहीं था। मैंने कहीं ज्यादा क्वेश्चन बैंक में देखा है, बट हाँ इससे से क्वेश्चन क्या बन सकता है मैं पूछता हूं आपसे। चलो हमने दो टाइप के अटेस्टेशन देखे थे वहां पे, ठीक है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग और अटेस्टेशन एंगेजमेंट। तो फाइनेंशियल ऑडिट कौन सा चाहिए इसमें से बताओ, सोच के बताना। सर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एमसीक्यू आता है ये। चलो डायरेक्ट रिपोर्टिंग में क्या होता है? ऑडिटर क्या होता है, खुद ही पता लगाता है क्या सब्जेक्ट मैटर, उसको क्राइटेरिया से कंपेयर करता है, देन सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन होता है। बट अटेस्टेशन में क्या होता है? सारा काम करता है आपका रिस्पांसिबल पार्टी, आपके पास क्या आता है? लास्ट में सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन आता है। तो फाइनेंशियल ऑडिट कौन सा हो गया? ये अटेस्टेशन वाला पार्ट हो गया बस। तो यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, याद रखना। मैं एमसीक्यू में येलो करते चलूंगा आपके लिए। ये क्या है? अटेस्टेशन एंगेजमेंट बोलो या अटेस्टेशन वाला पार्ट हो गया। ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट नहीं हुआ, दो टाइप के मैंने अटेस्टेशन बताए थे आपको। ये डायरेक्ट क्या हुआ? अटेस्टेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट नहीं, क्यों? डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट ऑडिटर खुद से क्या करता है? सब्जेक्ट मैटर पता करता है। यहाँ पे खुद से नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास खाना परोसा हुआ होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास बन के आ चुकी है। हम ही क्या कर रहे हैं? बस एविडेंस पता करके चेक कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना हमारा मटेरियल स्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है, और ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर ये क्यों होता है? यहाँ पे एक लाइन आता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ, क्या किसकी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस टू इंटेंडेड यूजर। सर अब याद आ रहा होगा इंटेंडेड यूजर कौन होता है? हमने एलिमेंट से पढ़ा था। इंटेंडेड यूजर वो होता है जिनको क्या होता है, जिनको ऑडिट रिपोर्ट मिलता है या जिनके लिए ऑडिट हो रहा होता है, जिनके फेवर में जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, हमारे शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स ये लोग होते हैं। तो बस क्या होता है, ये फाइनेंशियल ऑडिट करने से ये होता है, सुन लो पूरा, इट आल्सो इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। बस इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस हाई होगा कि हमारा फाइनेंशियल स्पेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो इंटेंडेड यूजर कहां पे होता है? अमॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अमॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने का यही मुद्दा होता है, बस यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, whether financial statement are free from material misstatement, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनी है नहीं बनी है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, और क्या करता है? इंक्रीज करता है किसका? इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर कौन सा? जिनके फाइनल रिपोर्ट जाती है, जिनके लिए ऑडिट हो रहा होता है, जिनको ऑडिट करने से फायदा हो, हाँ मानेंगे हाँ कंपनी में सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब कुछ ऑल ओके है। तो एक एक ऑडिट उठा रहे, एक एक ऑडिट खत्म कर रहे हैं। ये छोटा सा फाइनेंशियल ऑडिट, बस क्वेश्चन जा सकता है कि कौन सा अटेस्टेशन आता है। तो ये अटेस्टेशन पार्ट होता है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं है, ठीक है। ऑडिट क्या होगी हमारी? देखो जो ऑडिट में लिखवाया था ना, बस उसी को हम इस सीक्वेंस में लेके चलते हैं। अब सेकंड लिखवाया था मैंने, अब हम करते हैं कंप्लायंस ऑडिट। सर कंप्लायंस ऑडिट सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है?
कि आपने लॉस एंड रेगुलेशंस को टाइमली फॉलो किया या नहीं किया, या उसको प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं किया। जैसे मान लो लिखा हुआ था कि तुम्हें एनुअल रिटर्न फाइल करना है, ठीक है, एमपीटी 7 या एओसी 4 जो फाइल करना है वो तुमने टाइमली फाइल किया या नहीं किया। तो सिंपल यहाँ पे समझो ये होता है ना कि, या मान लो फाइल किया तो गलत तो नहीं फाइल किया, मान लो उसके अंदर लिखा हुआ था कि तुम्हें शेयर होल्डर डिटेल डालनी है, प्रोविजन में ये लिखा था, तुमने शेयर होल्डर डिटेल डाल के बोर्ड मेंबर्स डिटेल डाल दी, तुमने प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से ही कंपेयर किया जाता है। तो क्राइटेरिया को बोला गया यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन। देखो बताता हूँ, समझ आए, सिंपल समझो, कंप्लायंस ऑडिट मतलब क्या है, तुमने लॉज रेगुलेशन फॉलो या नहीं किए, किए या नहीं किए। तो ये कंप्लायंस ऑडिट जरूरी नहीं कि अकेले ही हो सकता है। हाँ, कंप्लायंस ऑडिट होता है, आप किसी कंपनी में जाते हो कंप्लायंस ऑडिट करने के लिए, तो वहां पे सारे कंपनी वाले पार्ट में आते हैं, बट हमेशा ये नहीं हो सकता कि कंप्लायंस ऑडिट अकेला भी किया सके। हमेशा कंप्लायंस ऑडिट का कभी कभी क्या होता है, कंप्लायंस ऑडिट किसी के साथ भी होता है। किसी के साथ मतलब फाइनेंशियल ऑडिट चेक करने जा रहे हो, ठीक है, वहां लिखा हुआ है ग्रेजुटी का पेमेंट कुछ लिखा हुआ है, तो ठीक है तुमने फाइनेंशियल तो चेक कर लिया, बट ग्रेजुटी का प्रोविजंस कुछ बोलता है, तो उसके साथ तुम प्रोविजन चेक करने होते हैं कंप्लायंस ऑडिट। तो कंप्लायंस ऑडिट अकेले भी किया जा सकता है, फाइनेंशियल ऑडिट के साथ भी किया जा सकता है, परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ भी किया जा सकता है। तो ये एक तरह से ना एक मिक्सचर मिला के भी हम अकेले इसको कंप्लायंस ऑडिट कर सकते हैं। अभी पूरा पढ़ते हैं कंप्लायंस ऑडिट, ये अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सुनो। कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है, is an independent assessment of whether a given subject matter, तो ऑडिट हमेशा इंडिपेंडेंट ही होता है, ठीक है, whether a given subject matter is in compliance, is in compliance। अब आपको ना ये सब्जेक्ट मैटर से आपको समझ आ रहा होगा क्या है, एलिमेंट्स में देखा था, इट्स इन कंप्लायंस विथ द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, ठीक है। सिंपल समझो, क्राइटेरिया क्या होता है, कोई बेंचमार्क होता है जिसको सब्जेक्ट मैटर से कंपेयर किया जाता है। तो मान लो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, एग्जांपल बता रहा हूं, सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया एमडीटी 7 जो आपकी एनुअल रिटर्न होती है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, एमडीटी 7 हो गया। क्राइटेरिया क्या हो गया, सेक्शन 92 के प्रोविजन। तो जो तुम्हारा एमडीटी 7 है, सब्जेक्ट मैटर है, जो तुमने फॉर्म बना के रख लिया, क्या तुमने उसको कंप्लायंस क्राइटेरिया से कंपेयर किया या क्राइटेरिया को फॉलो किया सब्जेक्ट मैटर को, मतलब एमडीटी 7 तो तुमने बना लिया रिटर्न, क्या तुमने सेक्शन 92 के प्रोविजंस भी फॉलो किए। तो कंप्लायंस ऑडिट कुछ नहीं होता, चेक करना होता है कि तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर, देखो सब्जेक्ट मैटर इन टर्म्स ऑफ कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन, कंडीशन, बट क्राइटेरिया क्या हो गया, क्राइटेरिया को बोला गया लॉज, प्रोविजन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी हो गया। तो क्राइटेरिया यहां पे तुम्हारा क्या डिनोट करता है, लॉज एंड रेगुलेशंस। सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, कोई भी फॉर्म हो गया मान लो, तो क्या वो फॉर्म तुम्हारे लॉज एंड रेगुलेशन के तहत था या नहीं था, इसको कहते हैं कंप्लायंस ऑडिट चेक करना, कि तुमने कंप्लायंस को फॉलो किया या नहीं किया, ठीक है। अब चलो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, सुनो। इन कंप्लायंस ऑडिट लिख दो, इन कंप्लायंस ऑडिट, इन कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है, रुको। इन कंप्लायंस ऑडिट वी चेक whether financial statement या activities are with देखो सिंपल बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया, कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो गया, फॉर्म बना लिया, क्राइटेरिया से कंपेयर करने वाला क्राइटेरिया क्या हो गया, यहाँ पे लॉस रेगुलेशन, मान लो कि एओसी 4 होता, सम एग्जांपल दे रहा हूं, और वहां पर सेक्शन होता है 137 जो भी है, 137 तो ये सब्जेक्ट मैटर, ये क्राइटेरिया सब्जेक्ट मैटर से कंप्लायंस को चेक करना होता है, कंप्लायंस ऑडिट होता है। सिंपल लॉज रेगुलेशन को फॉलो करना, जो तुमने फॉर्म बनाया है प्रॉपर क्राइटेरिया मतलब लॉज रेगुलेशन तक है या नहीं है। तो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर विथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नॉट, ठीक है, तुम्हारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत है या नहीं है, ये चेक करना हमारा मेन टारगेट होता है। अब यहाँ पे सर 2 पॉइंट आते हैं, सुनो इसी में,
compliance audit basically सुनो concerned with सुनो दो नाम आएंगे यहाँ पे क्या कंप्लायंस ऑडिट कहां पे हमारा कंसर्न मतलब क्या करता है इंपॉर्टेंस रखता है कहां पे इंपॉर्टेंट रखता है तो आर पी आर मतलब सर रेगुलरिटी पी मतलब प्रोप्राइटी तो याद रखना कंप्लायंस ऑडिट का कोई क्वेश्चन आया ना तो देखो ऑडिट में कुछ नहीं करना है जो भी क्वेश्चन ऑडिट के रिगार्डिंग पीएसयू से आया ना तो गवर्नमेंट ऑडिट सबसे इंपॉर्टेंट है उसके आपसे पूछ सकता है एलिमेंट्स पूछ सकता है ठीक है उससे आपको एक एक ऑडिट करके पूछ सकता है अभी परफॉर्मेंस ऑडिट सबसे हाई इंपॉर्टेंस चैप्टर है बोलूं तो मैं कंप्रेहेंसिव ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट और ये प्रोप्राइटी ऑडिट ये तो चाहिए ये तो पढ़ना जरूरी है तो जो भी ऑडिट पूछे ना आपको ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए तो रेगुलरिटी में क्या है सुनो रेगुलरिटी सिंपल ऊपर ऊपर वाली लाइन ही ना सब नीचे आएगी सिंपल कुछ नहीं होता बस नाम दे दिया रेगुलरिटी में दे दिया क्या चेक वेदर इसे मैंने आपको एलिमेंट्स ज्यादा ध्यान दिया चेक वेदर सब्जेक्ट मैटर आपको बोला सर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है तो मैं आपको एलिमेंट्स में ज्यादा ध्यान दिया सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ कुछ भी इंफॉर्मेशन कंडीशन सिचुएशन तो ठीक है इसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर तो कुछ भी चेक वेदर जो इंफॉर्मेशन बोल लो अब आपको अपने ऑडिट पढ़ लिया तो उसको इंफॉर्मेशन को दूसरे बोल सकते हो सब्जेक्ट मैटर तो check whether the subject matter are in compliance with laws and regulation सिंपल बोल दिया हमने रेगुलरिटी मतलब चेक करना है देखो तुम रेगुलरिटी में रेगुलर हो नहीं है नहीं चेक करके तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर जो है तुम्हें लॉज रेगुलेशन तक बनाते हो नहीं बनाते हो या उसको फॉलो करते हो नहीं करते हो तुमने सब्जेक्ट मैटर निकाल लिया इंफॉर्मेशन से बट तुमने क्या लॉज रेगुलेशन को फॉलो किया अपने टाइम टू टाइम में कंपनी ने अपने लॉज रेगुलेशन को फॉलो किया या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी ने लॉज रेगुलेशन को फॉलो किया कंप्लायंस में सब्जेक्ट मैटर तुम्हारा भले निकल गया तुमने बना लिया कि हाँ इसमें ग्रेजुएटी बना लिया तुमने 200 करोड़ का बना लिया कुछ पर तुमने ग्रेजुएटी प्रोविजंस को फॉलो किया ही नहीं किया तो ये रेगुलरिटी चेक करता है तुम इसमें रेगुलर हो या नहीं हो रेगुलरिटी तुम्हारा चेक करके सब्जेक्ट मैटर तुम्हारा कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है या नहीं है ठीक है प्रोप्राइटी मतलब समझो अभी समझ लो इसके लिए आगे पढ़ेंगे प्रोप्राइटी मतलब क्या होता है देखो प्रोप्राइटी जहां वर्ड मिल जाए ना समझ लेना या तो पब्लिक का पैसा या तो पब्लिक के लिए या तो पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हो प्रोप्राइटी मतलब ये होगा प्रोप्राइटी ऑडिट भी पढ़ेंगे वहां पे पब्लिक का पैसा आता है गवर्नमेंट के पास क्या पब्लिक के पैसे को गवर्नमेंट ने प्रॉपर यूज किया या नहीं किया तो यहाँ पे क्या होता है सिंपल सी बात पब्लिक को खुश रखना है भाई हमें प्रोप्राइटी मतलब प्रॉपर खुश रखना है पब्लिक को ठीक है एथिकल conduct of public officials and sound policy will follow सिंपल सी बात है पब्लिक कहते नहीं है मोरल टर्पिडिटी लॉ में पढ़ते थे सिंपल सी बात है कुछ ऐसा नहीं करो जहां समाज में खराब हो जाए एथिकल कंडक्ट करो मतलब सिंपल जो भी खर्च करो या जो भी कंप्लायंस करो पब्लिक के देखते करो ना सीएसआर जो करते हो सीएसआर यहाँ पे प्रोप्राइटी में आ सकता है तो सिंपल बात है एथिकल कंडक्ट करो पब्लिक ऑफिशियल साउंड पॉलिसीज फॉलो करो जो भी तुम्हारी साउंड पॉलिसीज है ठीक है अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्या सुनो मैंने क्या बताया ये जो कंप्लायंस ऑडिट है मान लो कंप्लायंस ऑडिट है ये अकेले भी हो सकता है या प्लस कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है मान लो तुम ऑडिटर हो तुम कंपनी में क्या सिर्फ कंप्लायंस ऑडिट चेक करो कि हाँ नोटिस सही से हुआ नहीं हुआ मीटिंग सही से हुआ नहीं हुआ डायरेक्टर कहते थे सीएसआर फॉलो या नहीं किया कंप्लायंस सारे चेक कर रहे हो बट तुम गए ऑडिट करने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्लस क्या क्या कंप्लायंस चेक कर लिया ये मोस्टली इंटरनल ऑडिट में यही होता है हम जाते हैं ना तो कंप्लायंस ऑडिट को भी कवर कर लेते हैं अपने ऑडिट के पार्ट में तो ये भी हो सकता है या कंप्लायंस ऑडिट अकेले भी हो सकता है ठीक है तो यही बताया गया है कि पर्सपेक्टिव क्या है कंप्लायंस ऑडिट करने का क्वेश्चन लेके चलूं पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लायंस ऑडिट ठीक है तो ये देखो इसका बहुत इजी आंसर है अगर आपसे पर्सपेक्टिव पूछ ना देखो इट इज अ पार्ट ऑफ कंबाइंड ऑडिट ये तो क्या हो सकता है ये पार्ट हो सकता है कंबाइंड ऑडिट तो मैं बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस कंप्लायंस कर लो ठीक है तो ये पार्ट हो सकता है कंबाइंड ऑडिट का कंप्लायंस
audit is generally conducted in either in relation with audit of फाइनेंशियल। देखो वही जो मैंने बोला कि तुम साथ में कर लो, जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो रहा है उसके साथ कर लो, उसके कंडक्ट कर लो उसके साथ, या तो सेपरेटली एज इंडिविजुअल भी चले जाओ, 4 दिन असाइनमेंट ले लो, कंप्लायंस ऑडिट चेक करके आ जाओ कि सब्जेक्ट मैटर जो हमारा एक फॉर्म है वो क्राइटेरिया मतलब प्रोविजंस से है या नहीं है, तो उसको साथ भी कर सकते हो किसी फाइनेंशियल ऑडिट के, या उसको अकेले भी कर सकते हो। तो इसका पर्सपेक्टिव यही है कि ये क्या होता है, पार्ट भी हो सकता है कंबाइंड ऑडिट का, या जनरली क्या करना होता है रिलेशन फाइनेंशियल ऑडिट के साथ होता है, या आप उसको इंडिविजुअली भी क्या कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। या और भी बोल दिया इसमें कि इन कॉम्प्लेक्स सिंपल होगा, कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन में भी, या एक कॉम्बिनेशन विद, हम आगे पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑडिट, नेक्स्ट हमारा यही है ऑडिट इन कॉम्बिनेशन विद परफॉर्मेंस ऑडिट में। परफॉर्मेंस ऑडिट मैंने बताया था 3E आता है, कौन कौन, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, ये 3 ई तो को लिख के आना है, परफॉर्मेंस ऑडिट जहां दिखे ना 3 ई तो लिख के आना आराम से, ठीक है। 3E आता है परफॉर्मेंस ऑडिट में, आपको बार बार बताऊंगा, 3E आता है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। तो कंप्लायंस ऑडिट क्या समझाऊंगा मैं, इंडिपेंडेंट असेसमेंट करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो कंप्लायंस लॉज और रेगुलेशन के तहत है या नहीं है। इसमें दो चीज और क्या पढ़ा हमने, इसका फोकस कहां पे होता है, आरपी रेगुलरिटी, रेगुलेटिव मतलब सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्ली लॉज रेगुलेशन के फॉलो, लॉज रेगुलेशन के तहत फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, टाइमली हो रहे नहीं हो रहे, रेगुलर हो रहे नहीं हो रहे। प्रोप्राइटी मतलब क्या हुआ, तुम जो लॉज रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो ना वो पब्लिक एथिक्स से खिलाफ ना जा रहा हो, ठीक है, साउंड बिजनेस पॉलिसी बोलते हैं ना वो फॉलो कर रहे हो। कंप्लायंस ऑडिट पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, ये तो अकेले भी कर सकते हैं कंप्लायंस ऑडिट, या किसी ऑडिट के साथ भी कर सकते हैं। आप किसी ऑडिट मतलब क्या, फाइनेंशियल ऑडिट के साथ कर सकते हैं, या परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ कर सकते हैं, या आप उसको अकेले कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लायंस ऑडिट वर्क खत्म। इतना भी लिख के पढ़ लोगे ना, देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, ये सब चैप्टर तुम सोचोगे तुम बहुत कुछ कर रहे हो और इस ऑडिट तुम सारा दिमाग में रिटेन कर लोगे, इम्पॉसिबल। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, बट इम्पॉसिबल, थोड़ा सा इम्पॉसिबल, ये सब कुछ नहीं हो सकता। बट की पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, की पॉइंट्स सब मैंने प्रॉपर की पॉइंट्स आपको निकाल के आपको समझा दिया हुआ है, और क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैं जहां बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट वहां इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 3 जगह और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, एक जगह मैंने कहां बताया, एलिमेंट्स बताया, सेकंड में बताया गवर्नमेंट कंपनी, अब थर्ड में बताऊंगा अभी वाला। तो ये सब क्वेश्चन तो दिमाग में बैठा ही लेना आप। चलो नेक्स्ट ऑडिट स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ऑडिट अपना। नेक्स्ट ऑडिट मतलब देखो 2 ऑडिट पढ़ लिया हमने, फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ लिया, कंप्लायंस ऑडिट पढ़ लिया, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं बोलूंगा इस चैप्टर का सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ रहा है, दैट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट आपको बोला जाए सर आपके परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो हाँ उसमें देखेंगे हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, नॉलेज फिर चेक करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, स्पोर्ट्स में देखेंगे। तो ये सब एस्पेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे हम चेक करके क्या करते हैं, किसी का परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा का परफॉर्मेंस कैसा है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस ऑडिट चेक करना है कहाँ पे, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट ऑडिट में हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, परफॉर्मेंस ऑडिट करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट होता क्या है ये बताते हैं पहले। परफॉर्मेंस ऑडिट ठीक है इज सिस्टमैटिक। देखो ये सब डेफिनेशन याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट क्या ये सब याद कर लो जो मैं लिखवाने वाला हूं। देखो ये क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट एज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एन एविडेंस, ठीक है, ये लिख दिया फॉर द पर्पस। देखो हम क्या करते हैं, एविडेंस का एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब देखो अभी बताऊंगा, पूरा डेफिनेशन लिखता हूं फिर बताता हूं। चलो फॉर द पर्पस of providing an independent assessment of performance of government organization, ठीक है। सुनो परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो मतलब सिंपल बात है, जहां जहां गवर्नमेंट ने ना अपने पांव फैलाए हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जहां से हम क्या कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे किस किस जगह पे, जैसे मान लो गवर्नमेंट को कोई कॉन्ट्रैक्ट आया तो उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग प्राइस नेगोशिएशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने प्राइस नेगोशिएशन में पांव फैलाए, तो इकोनॉमिक की चेक करेंगे कि हाँ यार इसने अपना ऑर्गेनाइजेशन ऐसा तो नहीं है पैसे है तो
अपना खुद पैसे उड़ाया जा रहा है। तो जो जहां जहां से हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं ना, उस एविडेंस को एग्जामिन करेंगे। गवर्नमेंट के पास पैसा आया, ठीक है, 500 करोड़, गवर्नमेंट ने क्या किया, लगा दिया कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्टर आ रहा था, वो दे रहा था 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था, और एक दे रहा 300 करोड़ का। ये 300 करोड़ वाला भले ही इकोनॉमिक था, बट ये क्वालिटी भी अच्छा दे रहा था, बट गवर्नमेंट में पैसा बहुत लगा दिया 400 करोड़। तो ये एविडेंस पता करेंगे यार, ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट तुमने। तुम्हारे पास जब अच्छा खासा, हम पढ़ते हैं कि हाँ जहां पे पैसा कम होता है क्वालिटी डिफर करता है, बट ये 300 करोड़ का इसने अपना ऐसा बनाया था जहां पे तुम्हें क्वालिटी भी दे रहा था, तो तुम क्यों 400 करोड़ पे गए। तो ऐसा ऐसा एविडेंस चेक करेंगे ना, जहां पे हमें क्या पता चले कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या चले परफॉर्मेंस पता करें। अब ये देखो एग्जामिनेशन में इतना क्या ना, एग्जामिनेशन क्या करते हैं, एविडेंस करते हैं। क्यों एविडेंस करते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस पता करने के लिए। एविडेंस ही बचेगा हमारे पास, कंपनी में ऑलरेडी सब कुछ तो कर दिया होगा ना। या मान लो कंपनी को चाहिए था, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर था जो कंपनी को सामान उसके या कंपनी नहीं, गवर्नमेंट कंपनी को सामान उसके फ्लोर तक लाके देता था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जहां पे ये वेयर हाउसिंग था वहां पे लाके देता था, और एक देता था, बोलता था कि आप आके ले जाओ। ये सस्ता भी था और फ्लोर पे लाके देता था, ये महंगा भी था। तो ये सब क्यों कर रहे हो, मतलब कंपनी ने ये चूज कर लिया, ये नहीं किया। ये तो इतना अच्छा था यार, तुम्हारे फ्लोर पे लाके सामान दे रहा था और सस्ता भी था, और तुम उसके बदले ये चूज कर रहे हो, तुम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी खराब कर रहे हो। तो ये सब तो हो चुका होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कर लिया होगा ये सारा। अब हम क्या करें, उसके एविडेंस को चेक कर रहे हैं कि उसने जो किया है वो सही किया कि नहीं किया। हम एक परफॉर्मेंस चार्ट बनाएंगे इनका, कि हाँ यार ये परफॉर्मेंस चार्ट कितना ऊपर नीचे जा रहा है, कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट कंपनी में, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, अब सुनो, इसके अंदर आता है 3E, उसको एड्रेस करते हैं। कंडक्ट करेगा CNDG, कंडक्ट करता है इसकी परफॉर्मेंस ऑडिट। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए लिख देता हूं यहाँ पे, कंडक्टेड बाय C&AG। तो क्या हुआ, इट परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एन एविडेंस। क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट, क्योंकि ऑडिट इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। अब डिपेंडेंट कर देंगे तो भाई ऑडिट क्या रहेगा, किसका, परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। सिंपल, चलो ठीक है। कंडक्ट कौन करता है, C&AG। चलो बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब सर इस चैप्टर का मैं बोलूं, या इस परफॉर्मेंस ऑडिट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मतलब बताऊं, मैं क्वेश्चन लिख के देता हूं आपको। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, परफॉर्मेंस ऑडिट, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। परफॉर्मेंस ऑडिट यूजुअली एड्रेस दी, बड़े लिखता हूं, इशू ऑफ व्हाट, ऐसे पूछेगा आपसे, गारंटीड है। मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट में हम किस इशू मतलब क्या होता है, गड़बड़, या मान लो इशू मतलब क्या हुआ, दिक्कत, किस दिक्कत को हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, या उसको रिजॉल्व करते हैं, पता लगाते हैं। देखो सब यहाँ पे हो चुका है सब। परफॉर्मेंस ऑडिट में इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस सब कुछ हो चुका है, बट उसको और कैसे सुधार सकते हैं, उस एविडेंस को एग्जामिन करके। जो हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, उसके एविडेंस ही बचेंगे हमारे पास। तो ये एविडेंस को हम स्टडी करके कैसे ठीक कर सकते हैं, वो यहां पे हमें देखना है। तो पहले पता करना होगा कितने प्रॉब्लम्स आते हैं यहां पे। तो ये प्रॉब्लम आते हैं 3E सर, मतलब सर इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमी, ठीक है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। ये तो अपने आप क्या कहते हैं ना, परफॉर्मेंस के खून में बसा लेना कि 3 ही तक आना चाहिए। और मैनेजरियल और फिस्कल में बताया था, मैनेजरियल रिस्पांसिबिलिटी में ये 3 ही आते हैं। फिस्कल में क्या होता है, जो न्यूमेरिकल टर्म्स में खेलते हैं। चलो अब एक एक को क्या करते हैं, एड्रेस इशू को हम उठाते हैं, समझते हैं। आज का परफॉर्मेंस ऑडिट खत्म करेंगे, कल खत्म हो जाएगा परफॉर्मेंस ऑडिट। कुछ ज्यादा बचा नहीं है परफॉर्मेंस ऑडिट में, सॉरी PSU में। प्रोप्राइटरी ऑडिट बचा है, कंप्रेहेंसिव बचा है, दोनों इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आराम से उसको करेंगे। आज ये अच्छे से करते हैं। चलो अब हमने देखा कि 3E पढ़ा, सबसे पहला ये उठाते हैं हम, इकोनॉमी। इट सिंपली मीन्स क्या, मिनिमाइजिंग द क्या, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। किसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, खत्म नहीं कर रहे, कम कर रहे, इकोनॉमी प्लान, मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है, ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, कॉस्ट और रिसोर्सेज क्या कि कम की, जहां पे महंगा मिल रहा है वहां पे सस्ता लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में समझाऊं आपको, ब्रिज बनाना है तो हम क्वालिटी का कंपेयर नहीं करें, बट ऐसा कॉस्ट का लगाएंगे ना जहां पे ब्रिज बनेगी सामान हमें सस्ते सप्लायर से मिल जाए और क्वालिटी भी डिफर ना करे। तो वहां पे हम ध्यान लगाएंगे, एविडेंस, ये हमारा इशू है। इशू क्या क्या, इकोनॉमी।
तो कहां पे मत आता है, मिनिमाइज कॉस्ट को क्या करना, कम करने पे, ठीक है। और रिसोर्स क्या से, रिसोर्सेज को, लेबर ज्यादा लग रहा है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको क्या करो, लेबर को जहां पे चाहिए 5 तुम 10 लगा के बैठे हो, कम करो यार। ब्रिज बनवाने काम का ठीक है 10 लेबर तुम्हें चाहिए नहीं, तुम्हें 5 चाहिए, तो एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो 5 हटाओ ना, ठीक है। चलो ठीक है। ऑफ कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, हैविंग प्रॉपर कंट्रोल ऑन अपॉर्चमेंट ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी एट इट्स बेस्ट प्राइस। देखो वहां चाहिए, मान लो कि ब्रिज बनाना, समझो एग्जांपल, वहां पे चाहिए 1000 ब्रिक्स, एग्जांपल या एग्जांपल, तुमने लगा दिया 2000 ब्रिक्स, या नहीं चाहिए वहां पे 2000 ब्रिक्स, जबरदस्ती है 2000। तो क्वांटिटी और क्वालिटी को देखो अप्रोचमेंट इतना करो कि जहां पे क्या चाहिए, क्या प्रॉपर चाहिए, इस हिसाब से ना हमारे पास पता चल। देखो हम भी जो प्रिपरेशन करते हैं, हमें ना एक बात बताऊंगा, अच्छा एग्जांपल लेता हूं, तो बताना। आपको मान लो एक ग्रुप दे रहे हो, आपको इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में, और आपको एक बंदे को इतने आ रहे हैं और एक बंदे को आ रहे हैं, आप कौन सा लेना पसंद करोगे, कौन सा लेना पसंद करोगे? मेरे को लगता है शायद इसमें कोई आएगा, भले ही हमें 90, 87, 76, 32, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो एक बैलेंस वे में आप किसी चीज को लेना पसंद करोगे ना, आपको पता है कि रिजल्ट 6 महीने एग्जाम हो जाते हैं, 2 महीने रिजल्ट जाते हैं, 8 महीने बर्बाद हो जाएंगे, भले मेरे को 90, 87, 76 आ गए, बट इधर क्या है 61, 58 एवरेज मार्क्स है, बट ठीक है, अच्छे है, पास कर गया मैं। तो यही चीज होता है कि हमें क्या ना एक प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ता है कि क्वांटिटी क्वालिटी को बैलेंस बना के बेस्ट प्राइस, मतलब इकोनॉमिक प्राइस में हमें अवेलेबल करवाना है। जहां पे कितना क्वालिटी चाहिए वहां पे वो लगाएंगे, जितना क्वालिटी चाहिए वहां पे वो लगाएंगे, तो प्रॉपर अप्रोचमेंट होना चाहिए। यहाँ 10,000 बिट चाहिए 1000 बिट लगाएंगे, 4 इंपॉइंट चाहिए 4 इंपॉइंट लगाएंगे, तो इसमें ना इकोनॉमी होगा, पैसे कॉस्ट सेविंग होगा, और पैसे कॉस्ट सेविंग होगा तो हम उसको और भी प्रॉपर जगह यूज कर सकते हैं उसका, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं दूसरा, इकोनॉमी में इतना ही है, तो याद रखना मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, अब जबरदस्ती का मिनिमाइज नहीं कर देना जहां पे चाहिए, और हैविंग प्रॉपर कंट्रोल ऑन अपॉर्चमेंट ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी एट बेस्ट प्राइस, मतलब क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम इशू करते हैं क्या हमारा इफिशियंसी, ये थोड़ा है इंपॉर्टेंट। चलो इफिशियंसी को मैं क्रक्स में 8 को ना बताऊं, कीवर्ड इट इज द इनपुट सॉरी इनपुट आउटपुट रेशियो। ये क्या है, इनपुट आउटपुट रेशियो, मतलब इफिशियंसी क्या होता है, मान लो तुमने 2000 इनपुट लगाया और उसका आउटपुट निकल रहा है मान लो 20, यार कितनी गंदी इफिशियंसी है तुम्हारी। तुमने प्लान बनाया था 2000 लगाओगे, इसमें से निकलना चाहिए 1200, तुमने 20 निकाला, यार बहुत गंदा इफिशियंसी है तुम्हारा। मतलब और क्या, तुमने लगाया 10 आवर, एग्जाम्पल समझाऊं, और आपने बनाया एसएफएम के 6 क्वेश्चन, ओनली 6 क्वेश्चन मर्जर के, बट सामने वाले ने एक और था, उसने 10 घंटे लगाया और पूरा मर्जर खत्म कर दिया उसने। तो बहुत एफिशिएंट है ये बंदा। तो अपनी इनपुट आउटपुट रेशियो ना ठीक करो, तुम जितना टाइम लगा रहे हो ना यार, उस टाइम को समझो और टाइम को प्रॉपर सही तरीके से लगाओ। तो एफिशिएंसी यही बोलता है, वो आपके कहां फोकस करता है, वो आपके इनपुट आउटपुट नॉन इनपुट आउटपुट रेशियो पे फोकस करता है, कि आप जो लगा रहे हो उसका रिजल्ट भी आपको उसी हिसाब से आना चाहिए। रिजल्ट है ये बहुत बेकार रिजल्ट है, 10 घंटे में 6 क्वेश्चन याद नहीं पाएगा फिर एग्जामिनेशन में, कम से कम 10 घंटे में तुम एक मर्जर चैप्टर का लगा चाहिए। बजट स्लैक मत बनाओ कि तुम बजट स्लैक बना रहे हो कि हाँ यार 6 क्वेश्चन वाह मजा आ गया, तुम अंग्रेजियां ले रहे हो, बहुत पढ़ लिया तुमने, नहीं, एक टारगेट बनाना पड़ेगा तुम्हें। एफआई में एक दिन में खत्म करता था और उसके बाद मैं लॉ पढ़ता था, तो एक टारगेट बनाना पड़ेगा तुम्हें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसा चैप्टर में 8 घंटे 9 घंटे में एक टाइम आ गया था, मैं सब क्वेश्चन कर लेता था उसके। तो आपको एक बजट स्लैक हटाओ, लाइफ में कॉन्सेप्ट ठीक है बजट स्लैक का, बट आप बजट स्लैक मत करो, अपना क्या करो एक पोटेंशियल बनाओ कि हाँ मैं इतना तो कर सकता हूँ, ठीक है। गिरूंगा भी तो अपने लिए गिरूंगा, बजट स्लैकिंग डाउन भी होता है, बट इतना भी मत बना देना कि हाँ मैं बोलूंगा एक दिन में सीएफएस कर लूं, एफआई कर लूं और शेयर पेमेंट कर लूं। एक बजट स्लैक एक प्रॉपर बनाओ, अच्छा रेशियो बनाओ। तो इनपुट आउटपुट रेशियो को ज्यादा फोकस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट इन केस ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग
efficiency is achieved. नोट्स मैं आपको आफ्टर 8 या 7 दे पाऊंगा, बनवाऊंगा नोट्स अच्छे से दे पाऊंगा, कोशिश करो अगर लिख सकते हो, मैं सही से बोल रहा हूँ, भले मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, हाँ थोड़ा क्या खराब है, बट लिख सकते हो तो लिख लो, बट मैं नोट्स आपको दे दूंगा। हाँ रफ नोट्स मेरे पास बोलोगे तो होगा, बट रफ नोट्स में शायद थोड़ा आपको समझ ना आए, तो मैं प्रॉपर नोट्स बनवा दूंगा, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। चलो, इन केस ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग efficiency is achieved with minimum input and maximum output। सिंपल सी बात है यार, हर बिजनेस में क्या चाहिए, इनपुट लगाओ कम, आउटपुट निकले ज्यादा, मतलब इन्वेस्टमेंट थोड़ा भी कम हो बट आउटपुट आए अच्छे से। तो हर बिजनेस यही चाहता है ना, देखो हाँ कोई कोई छोड़ के बोला जाए तो हर बिजनेस के सोच यही है, पढ़ने वाला तो सोच क्या है, मैं 1 घंटे बैठूं और अच्छे खासे क्वेश्चन कवर करूं, मैं स्पीड इतना लिया हूं ना कि मैं बस, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, प्लान चाहिए होता है, पॉलिसी बनाना होता है, तभी आप ये सब अचीव कर सकते हो कि मिनिमम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो हमने 2 एड्रेस इशू किया, क्या क्या, इकोनॉमी और एफिशिएंसी। लेकिन एफिशिएंसी खत्म नहीं हुआ है, एफिशिएंसी में और क्या बातें बताई गई है, व्हाट आर द ऑडिट एस्पेक्ट्स ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, बोले आपके ऑडिट एस्पेक्ट ऑफ एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ, सुनो, कहां कहां हमें एफिशिएंसी अचीव करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा और वहां पे ऑडिटिंग करना पड़ेगा। तो सिंपल देखो, 5 मैंने पॉइंट आपसे निकाले हैं, 4 पॉइंट 5 पॉइंट। साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आर फॉलोड और नॉट, मतलब सर, मतलब एक बूफर लगा के, गाना बजा के और एक पॉलिसी बना के उसको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना, साउंड लिखा तो ये मतलब थोड़ी ना, साउंड मतलब एक इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि अच्छी पॉलिसी। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है एससीएलटी में, पढ़ा है नहीं पढ़ा बताता हूँ, किसी सप्लायर से ना सामान लाने के प्रोसेस को है ना प्रोक्योरमेंट, मतलब कैसे तुम सप्लायर से सामान के लिए डील कर रहे हो, सामान ला रहे हो। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल बताऊं, एक जीआईटी, जस्ट इन टाइम, ये आपके पुल मॉडल पे काम करता है। मतलब देखो, ये कंपनी है, इसको चाहिए, आज कस्टमर का डिमांड आया, कस्टमर डिमांड आया, मुझे चाहिए 100 पैकेट, कंपनी ने तुरंत ऑर्डर दिया सप्लायर को 100 पैकेट का, सप्लायर ने तुरंत दिया ऑर्डर 100 पैकेट का। इससे क्या हुआ, एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अच्छा है कि तुमने जैसे ऑर्डर दिया सप्लायर ने तुरंत लाके दिया, जस्ट इन टाइम। इससे क्या होता है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट बचता है, हमारा स्टोरेज कॉस्ट बचता है। अब जब ये दोनों कॉस्ट बचता है तो हमारा ऑल ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। तो जब हमारा साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉलो होता है ना, तो हम एफिशिएंसी अचीव कर पाते हैं। तो हमें साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब एफिशिएंसी के पॉइंट्स है कि साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होनी चाहिए हमारी, तभी हम स्पीड हो पाएंगे। थोड़ा एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ, कम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट आएगा हमारे पास, स्टोरेज कॉस्ट बच रहा है, सब कुछ बच रहा है। और क्या है इसमें, resources are properly managed and maintained। यहां मैं वही बताऊंगा, चाहिए 10 लेबर या एम्प्लॉय, लगा दिया 20। यही होता है, ऑडिट पे जाने 2 बंदे को आपने 4 बंदे भेज दिया, 2 बंदे वहां बैठ के लंच कर रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारे जो रिसोर्स को 2 बंदे वर्क तुम अपने ऑफिस बैठा के अपनी ऑफिस वर्क करवाते, वो ज्यादा बेटर होता। तो रिसोर्सेज है तुम्हारे पास बट उसको मैनेज नहीं हो रहा है, तो रिसोर्सेज जो होने चाहिए वो प्रॉपर्ली मैनेज होने चाहिए। और वो मैनेज करके नहीं है कि एक ही दिन का काम है, ये एक दिन मैनेज कर दिया बहुत अच्छा हो गया, नहीं, उसको मेंटेन रखो, उसको रिटेन करो अपने पास, उस रिसोर्सेज को तुमने मैनेज किया, उसको मेंटेन रखो, मतलब एक दिन नहीं, कम से कम ये 365 दिन तक मेंटेन करो उसको। तो तुमने 10 लेबर लगा दिया तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है वहां पे 20 लेबर चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि तुम फिर 10 ही बोलोगे, नहीं 10 ही जाएंगे, नहीं, रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करो, उस मैनेज रिसोर्सेज को मेंटेन करके चलना है तुम्हें। ठीक है, चलो और क्या बोलता है इसमें, अब रिसोर्सेज को थोड़ा डिफाइन कर दिया, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर resources will be efficiently used। ठीक है, efficiently यूज में सिंपल सी बात है भैया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज तुम्हारे जो भी है कितने, वही 2 रिसोर्सेज को थोड़ी डिफाइन कर दिया, नाम लगा दिया कि ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज, उसको क्या करो, इफिशिएंटली यूज करो, प्रॉपर यूज करो, रिसोर्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो उसका। ठीक है, और क्या बोला,
एक एसओपी फॉलो करो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब काम करने का ढंग होता है, मतलब पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, देखते हो आप चार्ट में पढ़ते हो, ये किया, फिर ये किया, तब ये कस्टमर पर सामान गया। तो एक एसओपी बनाओ कंपनी के अंदर, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्रिएट करो। मतलब क्या सर? ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से एफिशिएंसी अचीव होगा। क्या क्या करने से होता है एफिशिएंसी अचीव? साउंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जीआईटी से याद रखना इसको, आप जीआईटी प्रॉपर फॉलो करो। रिसोर्सेज प्रॉपर्ली मैनेज होनी चाहिए, चाहिए 10 लगा दिया 20। ह्यूमन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को नीचे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अदर रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज करो और रिसोर्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कोई खाली में बैठा हो। एसओपी फॉलो करो, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मस्ट बी साउंड एंड इफेक्टिव। तुमने एक प्रोसेस बनाया कि हाँ देखो, पहले सामान आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, बता रहा हूँ, परचेज डिपार्टमेंट, फिर परचेज डिपार्टमेंट, फिर जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर जाएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर ऐसे ऐसे। तो एक प्रॉपर रिसोर्स हो। यहाँ पे क्या होता है ना कि चेंज जब बना होता है ना, तो चांसेस होते हैं एरर होने के कम होते हैं, क्योंकि चेंज ज्यादा है इनके पास। यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। एससीएमपी में भी एक कॉन्सेप्ट था यार, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का, कि एक ऐसे क्या होता है इन्वर्टेड यूज सेट में ना, ऐसे ऐसे क्या होता है इन्वर्टेड यूज में काम होता है कि एक ही बंदा यहाँ पे देखते रहता है। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ही होते हैं। तो जब ये इफेक्टिव होता है ना, तो कॉस्ट भी कम लगता है, चांसेस ऑफ एरर भी कम होते हैं, और हम एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है, उसे पता है गड़बड़ यहाँ हुआ तो यही रोक देगा वो। तो एक एसओपी प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला? स्टाफ, इक्विपमेंट, this type of resources are well established, ठीक है। और ये और must be appropriate, मतलब आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, मान लो आपकी कंपनी में जो भी इक्विपमेंट्स काम कर वो खराब हो गए, तो भाई तुम्हारा काम ब्रेक डाउन हो जाएगा ना। हमें पढ़ा भी है, ओई का कांसेप्ट आता है, देखो एसएमपी टाइप जा रहा है, तो देख रहे सब मैं एसएमपी तो लिंक करो, पढ़ाया नहीं तो एसएमपी में पढ़ा भी नहीं, ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, बट ये सब पढ़ोगे आप। तो आपके इक्विपमेंट्स जो है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए, मशीन जो आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एफिशिएंसी वहां भी डाउन होता है। मान लो आपकी मशीन आज खराब हो गई, तो तुम 3 दिन तक क्या हो गए, बैठे हुए हो, तुम्हारी एफिशिएंसी 3 दिन तक डाउन हो गए, फिर तुम्हें 4 दिन में टाइम लगेगा। तो तुम्हारे स्टाफ, इक्विपमेंट्स जो भी है ना, वो तुम्हारे क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, वेल एस्टैब्लिश होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो यहां से हमारा होता है एफिशिएंसी अचीव होता है। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का हमने देख लिया, इकोनॉमी देख लिया, लास्ट क्या है, इफेक्टिवनेस। सर ये क्या होता है? ये होता है, ये मोस्टली फोकस करता है रिजल्ट्स पे। बताता हूं, लिखो पहले। इट इज द एक्सटेंट, समझो लिमिट, ठीक है, इट इज द एक्सटेंट या लिमिट, समझो इसको, पता है, समझो इसको, समझो विजन, विजन समझो अपना, विजन मिशन समझते हो ना। तो इट इज एक्सटेंट या उसको लिमिट बोलो, टू विच ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का है ना और गोइंग टू अचीव, या मैं ऑब्जेक्टिव आर अचीव एंड देखो ये सब तीनों हो चुका है। अब ये हो चुका है ना, इसके एड्रेस को हम इशू कर रहे हैं, सॉरी जो इशू है ना उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन दी बजट, ठीक है, विथ एक्चुअल, ठीक है। सिंपल सी बात है, इफेक्टिवनेस से बोल रहा है कि तुमने, मान लो तुमने बजट एक्चुअल में बनाया, बजट बनाया तुमने परचेज का बनाया कि 100 टन, एक्चुअल में हो गया 110 टन, तो ये ज्यादा क्यों हुआ? तो तुमने जो लिमिट या तुमने एक्सटेंट बनाया था जहां पे ऑब्जेक्टिव अचीव होना था, बजट एक्चुअल को कंपेयर करके जो हमें, अरे हम बजटिंग में क्या पड़ेगा यार कि बजट एक्चुअल कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। बजट हमने बजट रखा था, प्रॉफिट हमने रखा था 200 करोड़ का, एक्चुअल में आ गया 150 करोड़। कहां कहां लैग किए थे, ऊपर जाते हैं मटेरियल में देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। तो एक एक्सटेंट तक देखना पड़ता है ऑब्जेक्टिव की, हमारे ऑब्जेक्टिव को रखा जहां पे था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। और अचीव कैसे पता चलता है? जब हम कंपेयर करते हैं, रिलेशनशिप बैठाते हैं बजट और एक्चुअल का। सो यहाँ पे मोस्टली फोकस कहां होता है? यहाँ पे मोस्टली फोकस आता है कहां पे? ऑडिट प्रोग्राम पे, ठीक है।
सब इसके कुछ पॉइंट्स है, कहां कहां हमारे ऑडिट एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिवनेस है। हाँ, सबसे पहले बोलता है assess the effectiveness of an audit program। जो हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया ना, आफ्टर प्लानिंग करके जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया ना कि ऐसे 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 हमारा ऑडिट प्रोग्राम हमारा ऑडिट होना है, तो उसको क्या करते हैं हम एसेस करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि हमने जो अपना ऑडिट प्रोग्राम, देखो यहाँ पे इफेक्टिवनेस में ज्यादा शायद चांसेस है मोस्टली इफिशिएंसी और इकोनॉमी में रुक जाए, बट इफेक्टिवनेस कुछ तो पॉइंट आने चाहिए हमारे पास। देखो ब्लैंक नहीं होना एग्जाम में, तो हम यहाँ पे ज्यादा फोकस मैंने लिख दिया, हमें यहाँ पे ज्यादा फोकस होता है ऑडिट प्रोग्राम में। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है कि हमारी ऑडिट कैसे कंडक्ट होनी है, स्टेप वाइज ऑडिट कंडक्ट होनी है। ऑडिट प्रोग्राम होता है कहाँ का स्कोप क्या है, ऑडिट प्रोग्राम हमें कैसे कंडक्ट करना है। तो हमें चेक करना होता है कि हमने जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। मतलब हमने जो प्रोग्राम बनाया उसके हिसाब से लिखा था कि हमने 100 बिल्स रिसीवर्स चेक करने हैं, एक्चुअल हमने किए 80 बिल्स रिसीवर। एग्जांपल बता रहा हूं ऑडिट प्रोग्राम का। तो ऐसा कुछ डिफरेंसेस आए हैं क्या, उसकी इफेक्टिवनेस हमें चेक करना है। और क्या चेक करना है, उसके लिए ये पता करना है आइडेंटिफाइंग। पहले तो हमें चेक कर लिया कि हमारा ऑडिट प्रोग्राम का इफेक्टिवनेस ऐसे है, फिर मान लो कुछ गड़बड़ निकला, मान लो कि हाँ लैक हुआ, कहीं पे लैक हुआ, देन आइडेंटिफाई करो क्या अल्टरनेटिव्स ऑफ मेकिंग ऑडिट प्रोग्राम। अगर कुछ ऑडिट प्रोग्राम में मिसिंग है, लैकिंग है, तो उसके रिगार्डिंग क्या करो, अल्टरनेटिव पता करो। पहले उसको एसेस करो, ऑलरेडी जो ऑडिट प्रोग्राम है उसको एसेस करो, फिर क्या करो आइडेंटिफाई करो कि वहां पे कुछ गड़बड़ निकल रही है कि नहीं निकल रही है। ठीक है, टू अचीव वर्क क्यों कर रहे हैं हम, इन मोर इफेक्टिव मैनर के लिए। ठीक है, थर्ड क्या है, एसेस करो। एसेस मतलब क्या करो, कंप्लायंस आर इन लॉज एंड रेगुलेशन और नॉट। सिंपल और तीन चीज याद रखना आपको ऑडिट प्रोग्राम के पहले, ऑलरेडी ऑडिट तो यहाँ सब कुछ हो चुका होता है, इसलिए हम एड्रेस इशू करते हैं इशू को एड्रेस करते हैं। ऑडिट प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस पता करो, फिर क्या करो कुछ अल्टरनेटिव ढूंढो ऑडिट प्रोग्राम में कि हाँ या कुछ और भी तो अच्छा कर सकते हैं जहां पे हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकें। थर्ड क्या है, सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन लॉज एंड रेगुलेशंस को भी कंप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने ऑडिट प्रोग्राम लिख दिया कि हाँ ग्रेजुटी हमारी इतनी होनी है, जबकि लॉज रेगुलेशन में कुछ बोल रखा है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो अंधाधुंध कुछ भी मत बनाओ ऑडिट प्रोग्राम में, लॉज रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बनाओ। ठीक है, चलो इसको आज इतना ही रखते हैं। हमारा कल मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करूं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है कंप्रेहेंसिव ऑडिट। ज्यादा क्वेश्चन वहां से बहुत पूछे गया, 2-3 बार है। कंप्रेहेंसिव ऑडिट में कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, किस किस वे में हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं। चलो थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल। आगे मैं कोशिश करूंगा कि हाँ एनबीएफसी भी खत्म कर दूं और ये ऑटोमेटिक मॉडल खत्म कर दूं, तो अप्रॉक्स मैं आपका 20 नंबर का मार्क्स तक कवर कर दूंगा 6-7 तक ऑडिट के लिए। ऑब्जेक्टिव तो हटा दो, मैं डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूँ, आते क्वेश्चन। चलो।